गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आपने नंद समीकरण बड़ी मुश्किल से बड़ी मुश्किल से तो क्या पर खत्म कर दी थी। ठीक है, बड़ी मुश्किल नहीं बोलेंगे उसको, बस ये था कि थोड़ा सा होता है उसमें न्यूमेरिकल टाइप है तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ है, कुछ तो है इसमें यार। लर्न करने का कुछ था नहीं, बस एक चीज थी, एक समीकरण आपको याद करनी थी, बाकी उससे रिलेटेड आपके पास में 3-4 समीकरण आसानी से क्या हो रही थी, तैयार हो रही थी। फिर आपने उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करे थे। न्यूमेरिकल भी आपको 4 कराए गए थे। मैंने बोला था आपको आप कर लेना, खुद से भी कर लेना। तो जिन्होंने करा होगा वो एक बार क्या कर लेना, कमेंट बॉक्स में अगर करा है तो। मुझे जहां तक उम्मीद है, बहुत ज्यादा उम्मीद है, मुझे पता है आपने नहीं किया होगा, किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी होगी। लेकिन अगर कोई है, आदर्श एक व्यक्ति है कोई, अगर कोई बच्चा जिसने मेरी बात सुनी होगी, अगर उसने करा होगा तो एक काम करना, कमेंट में क्या कर देना, न्यूमेरिकल को भी डाल देना और उसका आंसर भी डाल देना। ठीक है, या न्यूमेरिकल डाल देना, ताकि जो दूसरे बच्चे कमेंट बॉक्स तो देखते रहते हैं, ठीक है, लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, बहुत गलत बात है ऐसे। तो वो क्या कर लेंगे, न्यूमेरिकल को कर लेंगे। ठीक है, इससे उनका थोड़ा सा उन्हें काम मिल जाएगा और आपको भी थोड़ा सा, आपको भी लगेगा कि हाँ भाई मैंने सुनी है मैम की बात। चलो, तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटन के लिए फैराडे के नियम। जो आपके पास में माइकल फैराडे हैं, उन्होंने एक नियम, 2 नियम प्रतिपादित किए थे। ठीक है, वो नियम देखेंगे हम। पर आपको इससे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा क्या करना है, डोरेमोन के टाइम मशीन से थोड़ा सा पीछे आ जाना है। ठीक है, 1-2 हफ्ते पीछे आ जाओ, जहां पे हम पढ़ रहे थे आपके पास में गैल्वेनिक मीटर। ठीक है, जहां पे हमने क्या, सॉरी गैल्वेनिक मीटर नहीं, गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे हम। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल में आपके पास में क्या होता था कि एक आपके पास में क्या था, एक वैद्युत अपघट्य था। ठीक है, किसका था आपके पास में, कि जिसमें आपके पास में क्या था, कुछ इस प्रकार से आपके पास में क्या था, गैल्वेनिक सेल था। चलो ज्यादा ही बड़ा बना दे इसको, छोटा छोटा बनाते हैं। अब यहाँ पे गैल्वेनिक सेल में आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा इसको रिलेट करना सीखो, आप चीजों को रिलेट करना सीखो। गैल्वेनिक सेल में क्या हुआ था आपके पास में, क्या थे आपके पास में, क्या थे, 2 क्या थे। एक तो आपके पास में क्या था, जिंक का था। ठीक है, जिंक सल्फेट का विलयन था ये आपके पास में। और एक क्या था आपके पास में, एक था आपके पास में कॉपर सल्फेट का विलयन, SuSO4 का विलयन, CuSO4 का विलयन। और एक था आपके पास में जिंक सल्फेट का विलयन। ठीक है, तो आपके पास में क्या लेते थे आप, एक सेल एक आपके पास में विद्युत अपघट्य होता था किसी विलयन का, और उसी विलयन का आपके पास में क्या होनी चाहिए थी, धातु की छड़ होनी चाहिए थी। तो धातु की छड़ यहाँ पे किस चीज की होगी, फिर जिंक की होगी। और यहाँ पे वही धातु की छड़ किस चीज की होनी चाहिए, कॉपर की होनी चाहिए। तो जो गैल्वेनिक सेल था आपके पास में, कौन सा सेल था, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। तो इसमें आपके पास में क्या होता था, एनोड के रूप में क्या होता था, एनोड के रूप में आपका जिंक होता था, और कैथोड के रूप में आपके पास में क्या होता था, कॉपर होता था। ठीक है, यही होता था ना आपके पास में, कि एनोड में हमने जिंक लेना है और कैथोड में आपने क्या लेना है, कॉपर लेना है। तो जो गैल्वेनिक सेल का कार्य होता था, गैल्वेनिक सेल का कार्य होता था आपके पास में रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता था, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता था। ठीक है, जो आपके पास में गैल्वेनिक सेल था वो क्या करता था, आपके पास में रासायनिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता था, परिवर्तित करता है। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल में आपके पास में क्या था, कि आपको एनोड के रूप में क्या लेना है, जिंक लेना है। ठीक है, क्योंकि एनोड में आपका पास में क्या होता था, ऑक्सीडेशन होता था, जो आपके पास में रिडक्शन है वो किस में होता था, आपका कॉपर में होता था। क्लियर भी इतनी बात। तो कार्य क्या था गैल्वेनिक सेल का, कि रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता था, आपके पास में विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता था। इसी तरीके से अब क्या हुआ, आगे आगे आपके पास में हमने ले लिया एक, आपके पास में एक विलयन लिया हमने। ठीक है, और उसी विलयन में हमने क्या करा, एक साइड एनोड जोड़ दिया, एक साइड आपके पास में कैथोड जोड़ दिया, और उसको हमने जोड़ दिया एक बैटरी से। ठीक है, या एक आपके पास में वोल्ट मीटर से।
चलो अभी हम इसको देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देखते हैं इसका। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा आपके पास में, रिलेट करना सीखो। ठीक है, गैल्वेनिक सेल, और इसमें अभी जब इसको आप विद्युत अपघटन सेल पढ़ लोगे ना इसमें, ठीक है, वो सॉरी विद्युत अपघटन पढ़ लोगे तो आपको तब समझ में आ जाएगा कि मैंने गैल्वेनिक सेल के बारे में आपको क्यों बताया। ठीक है, तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि विद्युत अपघटन से क्या अभिप्राय है तथा इसकी क्रियाविधि समझाइए। ठीक है, तो विद्युत अपघटन देख लेते हैं कि जब किसी विद्युत अपघट्य, क्या आपके पास में, कि जब किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कि जब कोई आपके पास में विद्युत अपघट्य है, ठीक है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जलीय विलयन में, कि किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें उपस्थित, विलयन में उपस्थित विपरीत आवेशित आयन परस्पर विपरीत इलेक्ट्रॉन पर मुक्त हो जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य की क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है आपके पास में यहाँ पे, कि जब आपके पास में क्या था कि कोई विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, ठीक है, विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में अगर हम विद्युत प्रवाहित करते हैं, जैसे आपने गैल्वेनिक सेल में देखा, गैल्वेनिक सेल में आपके पास में क्या था कि जो जिंक होता था, ऑक्सीडेशन क्या होता था, इलेक्ट्रॉन त्याग कर कहां चले जाते थे आपके पास में, गैल्वेनिक सेल याद करो। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में आपके पास में क्या होता था कि जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, त्याग कर कहां चले जाते थे, वो थोड़ा देखते हैं। अभी हम गैल्वेनिक सेल का देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें हमारे पास में क्या होता था कि आपका यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज होता था। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको याद कर लेते हैं आप भी। ठीक, और इसके बाद में हम क्या करते थे, यहाँ पे एनोड और कैथोड को एक किसके द्वारा जोड़ते थे, यहाँ पे आपके पास में वोल्ट मीटर से जोड़ते थे, और यहाँ पे तब क्या होता था, इलेक्ट्रॉनों का आवागमन होता था। ठीक है, याद आ रहा है आपके पास में क्या होता था, एक एनोड होता था, आपके पास में एक कैथोड होता था, और जब हम इसे एक सॉल्ट ब्रिज, ये आपके पास में क्या था, सॉल्ट ब्रिज था किसका, पोटेशियम क्लोराइड का, और इसमें अगार अगार भी पाया जाता था। ठीक है, अगार अगार जेली टाइप में था। ठीक है, तो जिंक और कॉपर को हम जोड़ लेते थे यहाँ पे एक वोल्ट मीटर के थ्रू, तब यहाँ पे क्या होता था, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता था, आवागमन होता था। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो रहा है, जो विद्युत अपघटन सेल है, ठीक है, जो आपके पास में क्या है, विद्युत अपघटन है, इसमें क्या हो रहा है कि जब हम वहां पे किसी विद्युत अपघट्य में, गैल्वेनिक सेल में तो विद्युत अपघट्य में क्या होता था, जलीय विलयनों का आयन हो जाता था ना, आयनन हो जाता था। तो जैसे आप सॉरी जलीय विलयन नहीं, जो आपके पास में जैसे जिंक सल्फेट है तो इनका आयनन हो जाता है, जो तत्व होते हैं, तो जिंक Zn+ और SO4 क्या हो जाता है, 2-, जिंक में भी 2- इस प्रकार से हो जाता था आपका Zn SO4। ठीक है, क्या हो जाता है, इनका आयनन हो जाता था, तो Zn2+ और SO4- का हो जाता 2। इस प्रकार से एज इट इज यहाँ पे भी आपके पास में विद्युत अपघटन में, विद्युत अपघटन में क्या होता है कि जो आपके पास में जब इसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है, ठीक है, विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो तब आपके पास में जो विलयन में उपस्थित क्या होते हैं, आपके पास में विपरीत आवेशित आयन है। ठीक है, धनायन या ऋणायन, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, जितने भी आपके पास में अगर धनायन होगा तो वो किसकी तरफ जाएगा, ऋणायन की तरफ, ऋणायन होगा तो किसकी तरफ जाएगा, धनायन की तरफ। इस क्रिया को विद्युत अपघट्य क्रिया कहते हैं। क्लियर, आगे देखते हैं। क्रिया विधि क्या है कि जब किसी वोल्ट मीटर में विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन आयनित है, तो विलयन में धनायन तथा ऋणायन क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। एक उदाहरण के थ्रू हम समझ लेते हैं। आपके पास में उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पे NaCl का। किसका उदाहरण लेंगे हम यहाँ पे, NaCl का। तो जो आपके पास में NaCl है ना, तो जब इसका जलीय विलयन में अपघटन होता है, जब इसका जलीय विलयन में अपघटन होता है तो क्या हो जाता है, Na+ और यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता है, Cl- हो जाता है। ठीक है, जो आपके पास में सोडियम क्या हो जाता है, सोडियम में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो Na+ और आपका जो क्लोरीन है वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। सोडियम तो त्याग रहा है, ठीक है, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जो आपके पास में क्लोरीन है वो ग्रहण करता है, तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जब यहाँ पे NaCl के जलीय विलयन में, ठीक है, NaCl का हमारे पास में जलीय विलयन है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं, तो वहां पे इनका आयनन हो जाता है और ये विपरीत आवेशित आयन में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, या इनमें विपरीत आवेशित आयन, ऋणायन या धनायन उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें विद्युत आवेश प्रवाहित करने पर एनोड में ऑक्सीडेशन होता है तथा कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है।
ठीक है, के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन पर पदार्थ मुक्त हो जाते हैं। अब इसको ध्यान से समझो कि आपके पास में इसमें विद्युत प्रवाहित करने पर जो आपका एनोड है, एनोड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है आपके पास में, ऑक्सीकरण। और जो आपके पास में क्या है, कैथोड है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास में अपचयन हो रहा है। ठीक है, कि इसमें विद्युत आवेश प्रवाहित करने पर आपके पास में एनोड में ऑक्सीकरण तथा कैथोड में क्या होता है, अपचयन के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन किस पे मुक्त हो जाते हैं, आपके पास में पदार्थ में क्या हो रहे हैं, मुक्त हो जाते हैं। दोबारा पढ़ते हैं अभी हम कि आपके पास में कोई विद्युत अपघट्य है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रही है, विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में हम क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। जब हमने उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी तो विलयन में क्या हो जाता है कि जो आपके पास में क्या है, आपके पास में एलिमेंट्स है, ठीक है, एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, विपरीत आवेशित आयनों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, या हम क्या बोलेंगे, धनायन और ऋणायन में क्या हो जाता, धनायन और ऋणायन उत्पन्न हो जाते हैं। क्लियर। फिर क्या करते हैं वो, जब वो विभक्त हो जाएंगे, अब जब उनके देखो अब वो फ्री हो गए, ठीक है, जिससे उन्होंने बॉन्ड बनाया था वो बॉन्ड टूटा, वो दूसरा, अब वो किसी और के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो अब वो फ्री हो गए, तो वो फ्री होके किसके पास जाएंगे, वो जाएंगे अपने से, जो अगर वो पॉजिटिव होगा तो वो जाएगा नेगेटिव की तरफ, अगर नेगेटिव होगा तो किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, विपरीत आवेशित आयनों में क्या हो जाएंगे, वो उनकी तरफ चले जाएंगे। ठीक है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य की क्रिया कहते हैं। ठीक है, थोड़ा हम इसे डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। आपके पास में डायग्राम किस प्रकार से बनेगा आपके पास में, कि आपके पास में कोई विलयन है, ठीक है, कोई एक विलयन है आपके पास में, विद्युत अपघट्य। ठीक है, ये विद्युत अपघट्य आपके पास में किसका है, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये वोल्ट मीटर, क्योंकि हमने वोल्ट मीटर के थ्रू जोड़ रहे हैं ना हम इसमें को। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में है NaCl का, NaCl का आपके पास में क्या है, विलयन है। इसका विलयन है आपके पास में NaCl का, NaCl का विलयन। ठीक है, किस चीज का विलयन है आपके पास में, यहाँ पे NaCl का विलयन है, विद्युत अपघट्य में NaCl या NaCl का। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या है कि एक है कैथोड। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे आपका, हो गया यहाँ पे कैथोड हो गया, और यहीं पे हमने क्या बना देना है, एनोड बना देना है। यहीं पे आप क्या बना दो, कैथोड और एनोड बन गया। अब इन कैथोड और एनोड को हमने क्या करना है, क्या करना है कि किसी आपके पास में किसी बैटरी से हमने जोड़ देना है। ठीक है, किससे जोड़ना है आपके पास में, कोई बैटरी से। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस आएगा, ठीक है, और इधर साइड को आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये बनेगा कुछ इस प्रकार से। क्लियर हुई बात, कैथोड और एनोड से क्या जुड़ जाएगा आपके पास में, ये जुड़ जाएंगे। अब ये एनोड, ये क्या है आपके पास में, एनोड है, ये क्या है, एनोड, और यहाँ पे आपके पास में ये क्या है, कैथोड। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लो आप, क्या हो रहा है यहाँ पे, NaCl का आयनन हो रहा है, तो आयनन किस प्रकार से होगा, Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, तो जो पॉजिटिव होंगे वो किसकी तरफ जाएंगे आपके पास में, इलेक्ट्रॉनों की, मतलब नेगेटिव की तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया आपके पास में, अगर आपका एनोड, ठीक है, एनोड क्या होगा, सोडियम होगा, तो इसका जो इसकी क्रिया होगी, क्रिया या फिर हम क्या बोलेंगे, इसकी जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से, जैसे जिंक का होता है ना वैसे ही होगा। तो यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा Na, और ये आ जाएगा आपके पास में डैश और Na, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये त्याग कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास में क्लोरीन है, तो क्लोरीन में क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और ये क्या बन जाएगा फिर Cl। क्लियर हुई बात, यही तो करते थे हम, जैसे आपके पास में जिंक होता था और जो कॉपर होता था उसमें हम यही करते थे। ठीक है, अब एज इट इज हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, लिखना है। क्या लिखोगे आप, एनोड, एनोड के रूप में,
या एनोड, ठीक है। और एनोड के रूप में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे लिख लेना ऑक्सीकरण की क्रिया, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होगा आपके पास में, यही जो रिएक्शन है भाई इसको लिख दो आप, ठीक है। क्रिया क्या हो रही थी यहाँ पे आपके पास में, Na, और फिर क्या हो रहा था आपके पास में Na प्लस, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा था, ठीक है। एज इट इज आपको यहाँ पे लिखना है Cl, Cl यहाँ पे आपके पास में क्या जाएगा, एक पॉजिटिव, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तब ये क्या बन जाता है, Cl बन जाता है, ठीक है। ये आपका किस रूप में है, ये आपके कैथोड के रूप में, कैथोड के रूप में, यहाँ पे भी लिख लेना आप, एनोड के रूप में। और यहाँ पे आपके पास में क्या हो रहा है, अपचयन, ठीक है। आई बात समझ में। तो जब आपके पास में वैद्युत अपघटन में क्या होता है कि कोई वैद्युत अपघट्य है, उसका जो जलीय विलयन है, उसमें जब हम क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास में क्या हो रही है, कोई विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो NaCl है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, विपरीत आयनों में क्या हो जाएगा, विपरीत आवेश या विपरीत आवेशित आयनों में विभक्त हो जाएगा। विभक्त होने के बाद में आपके पास में जो Na है वो एनोड के रूप में कार्यरत होगा, जो आपके पास में Cl है वो कैथोड के रूप में कार्यरत होगा, ठीक है। तो आपके पास में आपने लिख दिया, यहाँ पे आपके पास में क्या है, विद्युत अपघट्य में NaCl का विलयन, ठीक है। क्या लिख दोगे आप, विद्युत अपघट्य भी लिख देना, विद्युत अपघट्य। इतनी बात आई समझ में। विद्युत अपघट्य में क्या आ जाएगा आपके पास में, विद्युत अपघट्य में NaCl का विलयन आ जाएगा। क्लियर हुई बात आपको यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में देखो, एनोड में आपके पास में क्या हो जाएगी, जैसे आपका एज इट इज, जैसे गैल्वेनिक सेल में था ना, जिंक में क्या होता था आपके पास में Zn2 प्लस, और आपके पास में क्या हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो Zn बनता है, मतलब Zn आपका क्या आ जाता है, अभिकारक के रूप में आता है, और Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग वो उत्पाद के रूप में आ जाता था। तो वहां पे ऑक्सीडेशन होता था, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ठीक है, ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण अपचयन हो जाता था। एज इट इज यहाँ पे भी होगा, जैसे आपके पास में सोडियम में ऑक्सीडेशन होगा तो हम इसको किस रूप में ले लेंगे, आपके पास में एनोड के रूप में ले लेंगे। और जो आपके पास में कैथोड है, ठीक है, जो आपके पास में कैथोड है वो किसके रूप में आ जाएगा, रिडक्शन के रूप में आ जाएगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फटाफट से जल्दी कीजिए, नहीं तो आप बोलते हो कि आप मिटा देते हो, हटा देते हो, ठीक है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फटाफट से कीजिए। ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसी तरीके से आपको भी बनाना है, ठीक है। क्या होगा आपके पास में, विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत क्या हो जाता है आपके, विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में आपके पास में विलयन में उपस्थित, ठीक है, विलयन में उपस्थित जो आयन है या जो आपके पास में एलिमेंट्स है वो क्या हो जाते हैं, विपरीत आवेशित आयनों में विभक्त हो जाते हैं, और किसमें जुड़ जाते हैं, वो अपने ही जो विपरीत आयनों में जुड़ जाते हैं। जैसे अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। क्लियर हुई बात, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास में ये आपके पास में इतना ही था, ठीक है। अब आपको डायग्राम समझ में आ गया, डायग्राम देख लिया आपने। अब हम थोड़ा सा फिर से कार्यविधि में चले जाते हैं, तब इससे ना थोड़ा सा आसानी रहती है, क्यों, ताकि आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। अगर कार्यविधि पढ़ ली तो आपको पता है कि क्या क्या करना है, ठीक है। कार्यविधि के बाद अगर डायग्राम भी समझ लिया तो आपको और अच्छा, ठीक है, सोने पे सुहागा हो जाता है। कब, जब आप कार्यविधि पढ़ के डायग्राम देखते हो, फिर डायग्राम देख के दोबारा कार्यविधि में आते, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है, ठीक है। तो डायग्राम क्रियाविधि में आपके पास में क्या था कि जब किसी वोल्ट मीटर से लगाया था ना हमने, वोल्ट मीटर, विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन आयनित होता है, ठीक है, आयनित हुआ था हमारे पास में, तो विलयन में धनायन और ऋणायन उत्पन्न हो जाते हैं। हुआ है ना हमारे पास में, एक धनायन उत्पन्न हुआ और एक क्या हुआ आपके पास में, ऋणायन उत्पन्न हुआ। आगे इसमें विद्युत आवेशित प्रवाहित करने पर एनोड में, ठीक है, जैसे हमने उसमें विद्युत हमने लगाया था ना, उसमें एक क्या बैटरी जोड़ी थी, धनायन और ऋणायन, ठीक है। तो आपके पास में जब जो एनोड है वो आपके पास में विद्युत अपघटन सेल में किसका काम करेगा, ऋणायन का काम करेगा, तभी तो आपके पास में पॉजिटिव के साथ जुड़ा था, ठीक है। जबकि गैल्वेनिक सेल में इसका उल्टा होता है। गैल्वेनिक सेल में आपके पास में एनोड पॉजिटिव के रूप, धनायन के रूप में कार्य करता है, और कैथोड ऋणायन के रूप में कार्य करता है, ठीक है। चलो उसको हम अभी देखते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे विद्युत आवेश प्रवाहित करने पर एनोड में ऑक्सीडेशन होता है तथा कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन पर पदार्थ, इलेक्ट्रॉन किस पे मुक्त हो जाते हैं, पदार्थ में मुक्त हो जाते हैं। डायग्राम देखना आप, डायग्राम में जब आप उसको देखोगे एनोड को, तो एनोड को हमने किससे जोड़ा है, आपके पास में प्लस से जोड़ा है, और जो कैथोड है उसको माइनस से। तो विद्युत अपघटन और गैल्वेनिक सेल में ये डिफरेंस यही है कि यहाँ पे एनोड किसके काम किसमें किस तरह से कार्य कर रहा है, ऋणायन की तरफ से, ठीक है, और जो कैथोड है वो धनायन, ठीक है। जबकि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है आपके पास में कि जो आपके पास में एनोड होता है वो धनायन के रूप में कार्यरत होता है, और जो आपका कैथोड होता है वो ऋणायन के रूप में, ठीक है। गलत मत जोड़ देना भाई, यहाँ पे माइनस का प्लस और प्लस का माइनस मत कर देना, गलती हो जाएगी, गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ, यही आपके पास में विद्युत अपघटन, ज्यादा कुछ है नहीं। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे आपके पास में इंपॉर्टेंट है फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधित नियम। अब आपको विद्युत अपघटन समझ में आ गया, अब इसमें नियम है, ठीक है। तो आपके पास में माइकल फैराडे नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने 1834 में, सन 1834 में एक दो नियम प्रतिपादित किया आपके पास में विद्युत अपघटन से रिलेटेड, ठीक है। सन 1834 में माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन संबंधी दो नियम प्रतिपादित किए। नियम आपके कुछ इस प्रकार से हैं। पहला नियम क्या है आपके पास में कि विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा इस इलेक्ट्रोड में प्रवाहित आवेश के क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या बोला कि किसी विद्युत अपघटन में, ठीक है, विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा क्या होगी आपके पास में, यहाँ पे ये हो जाएगी आपका, ये होगी आपके पास में W, ठीक है। क्या होगी आपके पास में, स्मॉल w, पदार्थ की मात्रा होती है ना स्मॉल w, स्मॉल w, ठीक है। पदार्थ की मात्रा इस इलेक्ट्रॉन में प्रवाहित आवेश, आवेश को हम किससे डिनोट करते हैं आपके पास में, आवेश, आवेश की क्या होती है, समानुपाती। तो आवेश क्या होता है आपके पास में, Q होता है, ठीक है। बस यही प्रथम नियम यही है आपके पास में कि आपके पास में कोई विद्युत अपघटन की क्रिया में, किसी विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा आपके पास में W हो गई, और उसमें आपके पास में क्या है उपस्थित, या उसमें जो प्रवाहित है वो आवेश के क्या होती है, समानुपाती होती है। अब यहाँ पे आपके पास में सॉरी, समानुपाती का जब साइन हटेगा तो ये होता है आपके पास में W, ठीक है। समानुपाती का साइन हटा तो एक नियतांक लगेगा, नियतांक आपके पास में क्या आ गया यहाँ पे Z, और ये आ जाएगा Q, ठीक है। Z में क्या है, ये Z आपका एक नियतांक है, क्या लिखोगे, Z एक नियतांक है, ठीक है, जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं इसको, ठीक है, तुल्यांक कहते हैं, या आप इसको बाद में भी लिख सकते हो, बाद में मतलब पीछे लिख देना आप, ठीक है। क्या है आपके पास में Z एक नियतांक है जिसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। इतनी बात आई समझ में कि आपके पास में विद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रॉन में पदार्थ की मात्रा किसके समानुपाती होती है, उसमें प्रवाहित जो आवेश है उसके समानुपाती होती है। समानुपाती का साइन हटाया, Z लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी है तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे। इसके बाद आपका यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में अब जब Q है, किंतु आपको पता है Q इक्वल टू आपका क्या होता है, IT होता है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे ये बन जाएगी आपके पास में समीकरण नंबर 1, तो आप क्या लिखोगे, QIT, ठीक है। यहाँ आप क्या लिख दो, इसको समीकरण 2 बना दो, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ पे Q का मान समीकरण 2 में रखने, समीकरण Q का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 में Q का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए आप, ठीक है।
जब आप रखोगे तो तब आपके पास में क्या बन जाएगा, W इक्वल टू Z एज इट इज रहेगा, केवल Q की जगह क्या रखना है हमने, IT, तो ZIT हो जाएगा। बस इतना ही है आपके पास में फैराडे का पहला नियम। ठीक है, क्या बोला गया है कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उस इलेक्ट्रॉन में प्रवाहित होने वाले आवेश की क्या होती है, आपके पास में समानुपाती होती है। समानुपाती का जब हमने सिंबल हटाया आपके पास में, तब आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे Z आ जाएगा। Z को हम क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। और Q इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाता है, IT। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में समीकरण 2 से Q का मान हमने कहाँ रख दिया, आपके पास में समीकरण 1 में रख दिया है। ठीक है, तो तब आपके पास में पहला नियम जो है फैराडे का वो क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है। ठीक है, W इक्वल टू ZIT आ जाएगा। क्लियर हुई बात, आगे देखते हैं हम दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है आपके पास में कि जब दो या दो से अधिक वोल्ट मीटर परस्पर श्रेणी क्रम में, आपने फिजिक्स में श्रेणी क्रम या आपने 10th में पढ़ा होगा, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़े होंगे आपने। ठीक है, तो वही आपके पास में श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड में मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, क्या बोला गया है यहाँ पे कि जब दो या दो से अधिक वोल्ट मीटर, ठीक है, जब हमारे पास में क्या है, दो या दो से अधिक वोल्ट मीटर को हम किस में जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं परस्पर। ठीक है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा वही W हो जाएगी। ठीक है, पदार्थ के तुल्यांकी भार, अब यहाँ पे तुल्यांकी भार आ रहा है, याद आ रहा है किसी को तुल्यांकी भार, E होता था ना। ठीक है, नॉर्मलता में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, जो आपके पास में सॉल्यूशन चैप्टर है सॉरी, जो यूनिट फर्स्ट है आपके पास में सॉल्यूशन, उसमें आपने देखा होगा, मैंने आपको नॉर्मलता जब पढ़ाया होगा तो उसमें आपको तुल्यांकी भार जरूर बताया गया होगा। ठीक है, ई का मान भी बताया गया होगा कि ई इक्वल टू आपके पास में तुल्यांकी भार इक्वल टू कैसे निकालते हैं आपके पास में। ठीक है, अणुभार आपके पास में, अणुभार अपॉन क्या होता था, याद करो भाई, अणुभार अपॉन अम्लता, क्षारकता या संयोजकता, जिसे हम N से डिनोट करते थे। ठीक है, या आप क्या बोलो डी ई कॉस्ट आपका क्या होता था, M अपॉन N हो जाता था। होता था कि नहीं होता था, ये हम कहाँ पढ़ते थे, ये हमने पढ़ा था आपके पास में किसमें, नॉर्मलता में पढ़ा था आपके पास में, या उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल करे थे उन सब में आपको बताया गया था तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा यहाँ पे E। ठीक है, तुल्यांकी भार क्या होगा आपके पास में E, तो उसके क्या होती है, समानुपाती होती है। पहला क्या है आपके पास में कि जो W है वो किसके समानुपाती होगा, Q के, मतलब पदार्थ की मात्रा आवेश के क्या होती है, समानुपाती होती है। एज इट इज यहाँ पे पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे आपके पास में क्या है, दो या दो से अधिक, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, W1 लेंगे और W2। ठीक है, तो पहला लेंगे हम, यहाँ पे पहले लिखेंगे हम प्रथम वोल्ट मीटर के लिए। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास में, प्रथम वोल्ट मीटर के लिए, प्रथम वोल्ट मीटर के लिए आपके पास में क्या आ जाएगा, W1 समानुपाती होगा। ठीक है, किसके, E1 के, यही तो बोला है। ठीक है, W1 पदार्थ की मात्रा होगी, पहला ले रहे तो हमने यहाँ पे 1 1 लगा दिया। ठीक है, या आप इसको W डैश भी लिख सकते हो और W भी लिख सकते हो, लेकिन दूसरे वाले को अलग लिखोगे, दूसरे वोल्ट मीटर के लिए, या द्वितीय आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, द्वितीय वोल्ट मीटर के लिए, तो द्वितीय वोल्ट मीटर के लिए आपके पास में क्या आ जाएगा, W2 समानुपाती E2 के। ठीक है, इतनी बात आई समझ में, ये बन जाएगी आपके पास में समीकरण नंबर 1, ये बन जाएगी आपके पास में समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आप जब इससे समानुपाती का सिंबल हटाओगे दोनों से, ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे समानुपाती की जगह यहाँ पे K रख दिया या कुछ भी रख दो, ठीक है, समानुपाती में। ठीक है, तो W2, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर। ठीक है, तो हम हमारे पास फॉर्मूला तभी बनेगा, तो यहाँ पे आप लिख दो समीकरण, इसको भी समझेंगे हम। ठीक है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर। ठीक, जब हमने इसको डिवाइड करा
तो इस के से ये वाला के क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, नियतांक से नियतांक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको तब क्या लिख सकते हैं, W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। ठीक है, क्या हो जाएगा तब यहाँ पे हमारे पास में, इसीलिए यहाँ पे बताया गया था। तो यहाँ पे आप समानुपाती का मत लगाना, सीधा आप क्या लिख देना, डायरेक्ट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। तो आप लिखोगे इसको, आप लिखना यहाँ पे W1 स्मॉल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैपिटल W आपका क्या होता है, पढ़ा है ना अपने सॉल्यूशन चैप्टर में, स्मॉल W अपॉन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे W1 अपॉन W2 और इक्वेशन में आपके पास में क्या हो जाएगा E1 अपॉन E2। अब इससे आपके पास में क्या हो जाएंगे, अभी आप जब आगे न्यूमेरिकल देखोगे ना तो इससे क्वेश्चन आएंगे आपके पास में, और इसी एक फॉर्मूले से आपके पास में 2-3 फॉर्मूले बनेंगे। जैसे आपके पास में अगर हम यहाँ पे W2 का मान निकालते हैं या W1 का निकालते हैं, तब आपके पास में केवल क्या हो जाएगा E1 इंटू आपका क्या हो जाएगा W2 और अपॉन में आपके पास में क्या आ जाएगा E2 आ जाएगा। क्लियर भी बात, साथ साथ लिखते रहिए आप भी। ठीक है, या अगर हम E1 का निकालते हैं या W2 का मान निकालते हैं, तब आ जाएगा आपके पास में W1 इंटू आपके पास में क्या आ जाएगा E2 और अपॉन में आपके पास में क्या आ जाएगा E1 आ जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप देखो आपको क्या करना है, केवल पक्षांतर तो करना है। एक फॉर्मूला आपको पता है, एक फॉर्मूले से आपको क्या करना है, इसी से अपने 2-3 फॉर्मूले बिल्कुल आसानी से बनाने, ज्यादा टफ है नहीं इसमें कुछ भी, इजी है। ठीक है, तो आपको केवल एक फॉर्मूला याद करना है, दूसरे फॉर्मूले से आपको क्या कर देना है, दूसरे आपने लिख देने, बना देने खुद से। अब आप 12th क्लास में चले गए होंगे। ठीक है, ज्यादा दिक्कत की बात है नहीं फॉर्मूले बनाने में। क्लियर भी बात। तो हमारे देखो पहला क्या था, वैद्युत अपघटन था। ठीक है, तो वैद्युत अपघटन क्या होता है आपके पास में, कि फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं कि जब कोई आपके पास में वैद्युत अपघट्य है, कोई वैद्युत अपघट्य है उसके जलीय विलयन में। ठीक है, कोई वैद्युत अपघट्य है उसके जलीय विलयन में जब हम कोई विद्युत प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा जब उसमें प्रवाहित होती है, तो उसमें उपस्थित जो आयन होते हैं वो विपरीत आयनों में, विपरीत आवेशित आयनों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल देखा था आपके पास में NaCl का, तो आपके पास में सोडियम क्या हो जाता है, Na धनायन में विभक्त हो जाता है, और जो आपके पास में क्लोरीन है वो ऋणायन में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। क्लियर हुई इतनी बात। फिर हमने उसमें क्या देखा कि आपके पास में क्या हो रहा था, देखो फिर हमने जो आपके पास में एनोड के रूप में हम क्या एनोड में क्या ले रहे थे, हम Na ले रहे थे, क्योंकि Na में आपके पास में ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसलिए हमने वहां पे क्या लिया, Na लिया। दूसरी चीज आपके पास में जो कैथोड है उसमें हमने क्या लिया, क्लोरीन लिया। क्लोरीन में क्या हो रहा था, आपके पास में अपचयन हो रहा था। वैद्युत अपघटन आया समझ में, कि किसी वैद्युत अपघट्य में जब हम क्या कर रहे हैं कि उसमें विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं, तो विपरीत आवेशित आयनों में क्या हो रहा है, विभक्त हो रहा है। या आप क्या बोल सकते हो कि धनायन तथा ऋणायन उत्पन्न हो रहे हैं, वहां पे विपरीत आयन क्या हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर हुई बात। अब विद्युत अपघटन से संबंधित फेराडे ने, माइकल फेराडे ने 1834 में 2 नियम प्रतिपादित किए। एक नियम क्या बोलते हैं वो, कि आपके पास में कोई विलयन है, उसमें उपस्थित मतलब कोई आपके पास में विद्युत अपघट्य है या कोई जलीय विलयन है, ठीक है, उसमें जो एक इलेक्ट्रोड की मात्रा है, एक इलेक्ट्रॉन में पदार्थ की मात्रा आपके पास में क्या है, W है, वो किसके समानुपाती होगी, जो उसमें प्रवाहित आवेश होगा उसके क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। फिर हमने समानुपाती का सिंबल हटाया आपके पास में, ठीक है, हटाया था आपके पास में समानुपाती का। फिर आपके पास में क्या आ जाता है, वहां पे एक Z आ जाता है। Z क्या होता है आपके पास में, Z होता है एक नियतांक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं आपके पास में। क्लियर भी इतनी बात। फिर हमने क्या पढ़ा था इसमें, कि आपके पास में Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है, ठीक है। फिर हमने समीकरण 2 का मान कहाँ रख दिया था, आपके पास में समीकरण 1 में रख दिया था। तो जो मेन फॉर्मूला बना आपके पास में, अभी आप इसका मात्रक भी देखोगे, ठीक है, मात्रक वगैरह यूनिट वगैरह हम अगली क्लास में देखेंगे जब आपके पास में न्यूमेरिकल आएंगे। उसमें हम अभी, क्योंकि आपके पास में ये आपके फॉर्मूले बन गए, जैसे आपने नंस समीकरण देखी थी ना, पहले हमने डेरिवेशन करा था, उससे रिलेटेड जितने आपके पास में नंस समीकरण से था, जैसे आपके पास में केसी के लिए था, विद्युत वाहक के लिए था, दूसरा आपके पास में गिब्स मुक्त ऊर्जा के लिए था, ठीक है, एज इट इज हमारे पास में यहाँ पे है, ठीक है, फैराडे का नियम है, ठीक, इससे रिलेटेड हमारे पास में क्या आ जाएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे। तो वहां पे मैं आपको यूनिट वगैरह बता दूंगी, ठीक है, यूनिट भी बता दूंगी, किस प्रकार से आपके पास में सॉल्व किया जाएगा वो भी बता दिया जाएगा आपको। तो आपके पास में जो फैराडे का प्रथम नियम है वो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू ZIT। क्लियर, आगे देखते हैं।
दूसरा क्या था आपके पास में कि आपके पास में या एक चीज याद रखना भाई, यहाँ पे ना ये श्रेणी क्रम याद रख लेना, श्रेणी की जगह आप समांतर मत कर देना या क्रम ऐसी उल्टा सीधा मत कर देना। याद रखना आपके पास में किस में जुड़ा है कि जो आपके पास में 2 वोल्ट मीटर है या 2 से अधिक है वो किस में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं आपके पास में, तो आपके पास में जो पदार्थ की मात्रा होगी वो उनके तुल्यांकी भार, ठीक है, वहां पे जो इलेक्ट्रोड में मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा होगी वो किसके समानुपाती हो जाएगी, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार आपने पढ़ा है, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा है, जिसने नहीं भी पढ़ा है वो जाके पढ़ लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी सॉल्यूशन से। ठीक है, उसमें आपको पूरी यूनिट अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दी गई है, उसमें आपके एमसीक्यू भी हैं। तो इतनी बात आई समझ में। तुल्यांकी भार आपको पता है, आपने नॉर्मलता में पढ़ा है, या आपको याद रखना है ई इक्वल टू आपके पास में क्या होता है, अणुभार अपॉन आपका क्या होता था, अम्लता, क्षारकता या संयोजकता जो तत्वों की होती है। क्लियर हुई बात। तो जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन में मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा है वो क्या हो जाएगी आपके पास में, तुल्यांकी भार के क्या हो जाती है, समानुपाती हो जाती है। तो पहले वोल्ट मीटर के लिए आपके पास में क्या हो जाएगा, W1 किसके समानुपाती होगा, जो E1 है, तुल्यांकी भार हमारे पास में E1। ठीक है, दूसरे वोल्ट मीटर के लिए आपके पास में क्या हो जाएगा, W2 समानुपाती हो जाएगा E2 के। क्लियर हुई बात। फिर हमने क्या करा, समीकरण 1 या आप इस तरीके भी सभी लिख सकते हो, समीकरण 1 और 2 में। ठीक है, तो उससे आपके पास में क्या बन जाएगा, जो मेन फॉर्मूला बना वो बना आपके पास में W1, क्या बना आपके पास में, W1 अपॉन W2, और यहाँ पे आपके पास में इक्वल टू में क्या आ जाएगा, E1 और E2। ठीक है, ये इससे मैंने आपको बता दिया, इससे आप चार फॉर्मूले तो आप आसानी से बना सकते हो। या आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, इनमें से 3 की वैल्यू दी होगी, 1 का पूछा गया होगा। ठीक है, या आपके पास में 2 की दी गई होगी, 2 की पूछी गई होगी, वो तो हम न्यूमेरिकल में देखेंगे। क्लियर हुई इतनी बात। तो इसमें आपके पास में इतना ही था, विद्युत अपघटन था, उसमें आपके पास में क्या विद्युत अपघटन है। ठीक है, और उसमें फैराडे के 2 नियम है। पहला नियम आपको पता है क्या है, W इक्वल टू आपके पास में क्या है, ZIT। दूसरा नियम है W1 अपॉन W2 इक्वल टू आपके पास में क्या है, E1 अपॉन E2। क्लियर हुई इतनी बात आपको। ठीक है, तो फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे न्यूमेरिकल के साथ में, या देखते हैं आपके पास में इसके बाद में कौन सा टॉपिक आपके लिए लाया जाए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये हो रहा है आपके पास में कि जो ये वाली प्लेलिस्ट है ना वो थोड़ी लंबी जा रही है, क्योंकि इसमें आपको जितने आपके पास में टॉपिक है उनके न्यूमेरिकल भी कराए जा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है आपके लिए। ठीक है, आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है, सारी यहाँ पे मेहनत की जा रही है, तो आपको भी मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।